हेलो क्लास, स्वागत है सबका। आज के इस इंटरेस्टिंग से सेशन में हम क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने पॉलिनोमियल चैप्टर को अच्छे से सीखा, उसके कॉन्सेप्ट को सीखा कि कैसे इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है और कहां से सवाल आते हैं बोर्ड एग्जाम में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो चैप्टर नंबर 3 है क्लास 10 सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड के लिए। बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट इस क्लास में मैं सिखाऊंगा, उससे बाहर एक भी सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जिस भी बच्चे ने वो 2 एपिसोड नहीं देखे हैं पॉलिनोमियल्स वाले, आज जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं इसको शेयर अपने सभी दोस्तों से करो, जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं सबसे शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखो बेसिकली इस जो चैप्टर में हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि क्या क्या इस चैप्टर में है, किस किस से सवाल बनते हैं। ठीक है, और अगला एपिसोड होगा सवाल का। सबसे पहली बात कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, आपको कुछ टर्म समझने पड़ेंगे अगर लीनियर इक्वेशन को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है, बिल्कुल इजी वे में मैं बता देता हूं कि इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर वेरिएबल आते होंगे। ठीक है, आपको वेरिएबल नजर आएंगे, प्लस उसके अंदर आपको क्या नजर आएंगे, उसके अंदर आपको कांस्टेंट नजर आएंगे। ठीक है, तो कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर पॉलिनोमियल भी तो यही होता है। ठीक है, इसमें और पॉलिनोमियल में सिर्फ यही फर्क होता है इस चीज का कि इक्वल का साइन भी आता है आपके पास, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, इक्वेशन बोल देते हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वहां पर 1। अब सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है इस चैप्टर में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो सभी बच्चों को आना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो आपके पास सवाल नहीं बना पाओगे आप सवाल। यानी कि टू वेरिएबल की मैं बात कर रहा था, ये पहला वेरिएबल है, ये दूसरा वेरिएबल है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको ध्यान रखना है, इसके बिना चैप्टर नहीं स्टार्ट होने वाला है। समझ रहे हो इतनी बात? आगे देखते हैं, ये हमारा लीनियर फॉर्मेट हो गया। अब देखो सबसे पहली बात, एक टर्म आपके यहां पर आता है जो आपकी इस चैप्टर में यूज किया जाएगा बार बार, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, बार बार यूज होगा कि इसका सॉल्यूशन निकाल दीजिए, इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल दीजिए। तो बच्चों को दिमाग में रहना चाहिए कि सॉल्यूशन से क्या मतलब है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल ऐसा ले लूं यहां पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये एक लीनियर इक्वेशन मेरे पास में है और मुझे कहा जाए कि इसके सॉल्यूशन निकाल दीजिए आप। सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन है और बोल रहा है सॉल्यूशंस निकाल दीजिए। अब सॉल्यूशन से मतलब होता है x और y की वैल्यूज, इन्हीं को सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं x को 1 पुट कर दूं यहां पर तो मैं y निकाल सकता हूं आराम से। y कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस में 3y इज इक्वल टू 6, 2 प्लस में 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, ये उधर जाएगा 4 आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। तो ये हमारे पास y कितना आ जाएगा 4/3। अगर मैंने यहां पर x 1 रखा तो y मेरा आया 4/3। तो इसी को क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इस सॉल्यूशन को लिखेंगे कैसे, एक स्मॉल ब्रैकेट में पहले x की वैल्यू और देन y की वैल्यू हम लिखेंगे। तो ये आपके बार बार आएगा कि सर सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन से मतलब होता है वेरिएबल्स की वैल्यू, कि जो वेरिएबल्स की वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दे उसको बोला जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, इतनी बात समझ में सभी बच्चों के आई होगी। शेयर सबसे करते रहिएगा, जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं सबसे शेयर करते रहिए। इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट आपके लिए चल रहा है, शेयर सबसे करते रहना। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखो क्या होती है इसमें, हमने क्या क्या पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड ऐसे लिखते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा कि जब भी हमें सवाल सॉल्व करना होगा तो मैं ये देख लूंगा कि x का वेरिएबल a होता है, कोफिशिएंट a होता है, y का कोफिशिएंट b और c क्या होता है जो अकेला आ रहा होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि कोफिशिएंट्स निकालने आपको आने चाहिए, a b c की वैल्यू निकालना आपको आना चाहिए किसी भी लीनियर इक्वेशन से। ठीक है, उम्मीद करूंगा इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 3 कंडीशंस होती हैं। ठीक है, 3 कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को आपको पढ़ना होगा। पहली बात तो इस चैप्टर में आपको हमेशा 2 लीनियर इक्वेशन देके रखेगा। अब 2 लीनियर इक्वेशन देके रखेगा तो दोनों डिफरेंट लीनियर इक्वेशन होंगी, तो उनको लिखने का क्या तरीका होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक लीनियर इक्वेशन आपको ये दे रखी है a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और एक दे रखी है a2x b2y प्लस C2
इज इक्वल टू 0, ये दो लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है। सिंपल सी बात है, ध्यान से समझिएगा। अब मैंने इसमें 1 1 1 दे दिया और इसको 2 दे दिया ताकि अलग अलग आप पहचान सको। अब देखो, सिंगल लीनियर इक्वेशन था तो हमें पता था कि x और y के बहुत सारे सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं, क्योंकि जितने x की वैल्यू आप पुट करेंगे उतना ही y का आंसर आएगा उसमें। लेकिन अगर मैं दो लीनियर इक्वेशन दे रहा हूं एक साथ, तो इसका मतलब वहां पर सिर्फ एक ही आंसर आएगा। अब देखो, सिंपल सा एक लॉजिक समझना। मान लीजिए ये कोई ग्राफ है, ठीक है, मान लीजिए एक लाइन का ग्राफ ऐसे बन रहा है और एक लाइन का ग्राफ ऐसे बन रहा है, तो यहां पर जहां पर भी ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है सॉल्यूशन। इन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब आप इससे एक चीज ध्यान में दिमाग में लाओ कि जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी उतने ही सॉल्यूशन होते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के पेयर के। समझ रहे हो मेरी बात? दो लीनियर इक्वेशन जितने पॉइंट पर कट करेगी उतने सॉल्यूशन होते हैं। अब जो क्लास 10th है उसमें बेसिक मैथमेटिक्स में क्या सवाल आता है, ग्राफिकल सॉल्यूशन आता है, जिसको आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए और वो मैं सिखाने वाला हूं इस लेक्चर में। ग्राफ बनाना एक बहुत बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूं आपको। अब एक चीज हमें देखना है, देखिए, या तो लीनियर इक्वेशन जो होंगी, जो पेयर होगा, वो किसी एक पॉइंट पर कट करेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात, या तो एक पॉइंट पर कट करेंगे। तो एक पॉइंट पर कट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टेड लाइंस, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। एक भी पॉइंट पर कट नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों लाइन कहीं ना कहीं एक दूसरे के पैरेलल लाइन है, कि वो कभी कट ही नहीं करेंगी। और एक कंडीशन हो सकती है कि भैया एक लाइन दूसरे के ऊपर ही बन रही है बिल्कुल, तो वो तो बहुत सारे पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो यही तीन केस पढ़ने हैं और एक एमसीक्यू डेफिनेटली यहां से आता है हर साल एग्जाम में। ध्यान से समझिएगा। पहला कंडीशन मैंने क्या बताया, पहला कंडीशन मैंने बोला कि वो लाइन कैसी हो सकती है, वो लाइन हो सकती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। चलिए, दूसरा केस मैंने क्या बताया कि भैया वो लाइन हो सकती है पैरेलल लाइंस। और नंबर 3 मैंने क्या बताया कि वो लाइन हो सकती है कोइंसिडेंट लाइंस। ये तीन आपके पास में केसेस हैं, ध्यान से पढ़ना, एक नंबर पक्का है यहां से। अब इंटरसेक्टिंग आपको भी पता है कि जब भी दो लाइन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती हैं, पैरेलल का मतलब वो कभी मिलेंगे ही नहीं, और कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक ही लाइन पर दूसरी लाइन जा रही है, ठीक है। अब इतना तो आप देख के बता दोगे कि कौन सा इंटरसेक्टिंग है, कौन सा पैरेलल है, कौन सा कोइंसिडेंट है। इनकी कंडीशंस याद रखनी है। देखो, a1 अपॉन a2 जो इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो है, जैसे a1 का a2 से रेशियो, b1 का b2 से, c1 का c2 से, तो मैं क्या करूंगा, a1 डिवाइडेड बाई a2, b1 डिवाइडेड बाई b2 और c1 डिवाइडेड बाई c2। जब भी ये तीनों रेशियो इक्वल नहीं होंगे, वो कौन सा केस होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अभी मैंने एक बात बोली थी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं यहां पर, तो इसका सॉल्यूशन भी कितने निकलेंगे, एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। तो एक और चीज इसमें क्या लिखेंगे, वन सॉल्यूशन, ठीक है। इसका एक ही सॉल्यूशन निकाला जा सकता है इस केस में, इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। पैरेलल का केस क्या होता है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ये दोनों इक्वल होंगे, लास्ट वाला इक्वल नहीं होगा। जब भी आप ऐसा कुछ देखते हो तो आप बोलोगे सर ये पैरेलल लाइन है। अब पैरेलल जब कभी मिलेंगे ही नहीं तो उसका कोई सॉल्यूशन आएगा भी नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। यहां से सवाल बनाए जाते हैं और मैं बताऊंगा सवाल कैसे बनाए जाते हैं। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट में होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब ये तीनों बराबर हो जाते हैं इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो इतना तो समझ में आया होगा। और इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, इसमें सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि ये वाली लाइन होगी तो एक सॉल्यूशन होगा, ये वाली होगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और ये होगी तो सारे सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे होंगे। एक तो ये चीज। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है कि लाइंस हमारी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये भी आपको सीखना पड़ेगा कि इनकंसिस्टेंट कब बोलेंगे और इनकंसिस्टेंट कब बोलेंगे। तो आपको क्या रटना नहीं है, कंसिस्टेंट का मीनिंग समझो आप। कंसिस्टेंट वो होती है लाइंस जहां पर कम से कम मतलब जिसका सॉल्यूशन निकाला जा सके, चाहे एक सॉल्यूशन हो, चाहे 10 सॉल्यूशन हो, चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन निकाला जा सके, उस पेयर को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। अब तीनों को ध्यान से देखो, इसमें हमारा एक सॉल्यूशन आ रहा है, इसमें हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं। मैंने क्या बोला था, जिसका सॉल्यूशन निकाला जा सके, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये भी सर कंसिस्टेंट है क्योंकि इसका सॉल्यूशन है,
और ये भी कंसिस्टेंट है, मतलब इसका भी सॉल्यूशन है। तो कंसिस्टेंट कौन सी नहीं होगी? ये वाली नहीं होगी, पैरेलल वाली। क्यों? इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो ये जो टेबल है इसके ऊपर कांस्टेंट पूछा जा सकता है, कंडीशन आपको देगा, और मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा कि सेकंड एपिसोड जो इस चैप्टर का होगा, जहां सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम 2027 में आने वाले हैं आपके। बस इस चीज को आप ध्यान से समझते रहिए। एक तो ये चीज होगी। अब एनसीईआरटी में भी गिवन है हमें ये चीजें, हमें एनसीईआरटी में भी गिवन है। आप कभी भी एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो आपको नजर आएगा। देखो एनसीईआरटी में क्या करना है आपको, एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 3 निकालना, उसमें टेबल नंबर 3.1 है, वो इसी के ऊपर दी गई है और वहां से डेफिनेट सवाल आता है, तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वहां से भी याद कर सकते हो। अभी तक की चीजें मेरे हिसाब से समझ में आई होगी सारे बच्चों को। डाउट अपने पूछ लिया करें, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि ये तो हमने देख लिया कि पैरेलल लाइन में कितने सॉल्यूशन होते हैं, कोइंसिडेंट में कितने सॉल्यूशन होते हैं, लीनियर में, पैरेलल में, इंटरसेक्टिंग में कितने होते हैं। बट अब हमें ग्राफ भी बनाना आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ग्राफ बनाना आता ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम ग्राफिकल सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा देखने वाले हैं। ग्राफिकल सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। ग्राफिकल सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आया कि 3x + 2y = 12। एक इक्वेशन आपको ये दे रखी है और एक दे रखी है x + y = 4। ये आपको दो इक्वेशन दे रखी है और हमसे पूछा गया है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए कि ये कौन सी वाली लाइन होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम बारी बारी से समझना। मैं पहली इक्वेशन को लिख लेता हूं यहां पर 3x + 2y = 12। आपको सबसे पहले क्या करना है, ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या बनाना होता है, क्या निकालने होते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, पहला काम वही करना है। और कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं x और y की वैल्यूज। देखो यहां से ध्यान से, ये x हो गया, ये y हो गया। सबसे पहला काम क्या करना है, हमेशा आपको यही करना है, सोचना नहीं है। x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस वाली इक्वेशन में। तो देखो मैं इस वाली में 0 करूंगा तो 3 × में 0 आएगा, प्लस 2y सेम रहेगा, बराबर 12 आ जाएगा। ये हमारा 0 आ गया, 2y = 12, y = कितना आएगा 6, तो यहां पर 6 रख दूंगा। आ गया, x 0 रखोगे तो y कितना आएगा 6। नेक्स्ट आप क्या करना, y को 0 रखना। अब की बार हमारे पास क्या आएगा, देखो y 0 रखूंगा तो 3x सेम रहेगा, 2 × में 0 आएगा, बराबर 6, 3x बराबर 6, x बराबर में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि ये आंसर आ गया। इतना आपको निकाल लेना है बैकग्राउंड में, ठीक है। तो हमारे पास आंसर्स आ गए हैं दोनों। अब इन आंसर्स को लिख के कैसे रखेंगे, आंसर्स को ब्रैकेट में लिखा जाता है, मैंने बताया था। x 0 है तो y 6 है, x 2 है तो y 0 है। ये पहला इक्वेशन हो गया। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन का मैं यही बना देता हूं, ठीक है, बॉक्स बना देता हूं। सबसे पहला काम, ये बॉक्स आपने बनाया, ये x है, ये y है। यहां से देखिए, जैसे ही मैंने x 0 रखा तो ये सारा 0 हो गया, y कितना आ गया 4। जैसे ही y 0 रखूंगा x 4 आ जाएगा। क्या आया, एक तो आया सॉल्यूशन 0 4, एक आ गया 4 और 0। अब दो कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद मैं क्या बनाऊंगा, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा। देखो ग्राफ आप सभी लोगों ने पढ़ा है, ये x एक्सिस होती है, ये x डैश लिख देते हैं, ये y होता है और ये y डैश होता है। ये आपको पता है सेंटर 0। अब मैं पॉइंट्स बना लेता हूं, जैसे बिल्कुल बराबर दूरी पर लेना है आपको, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। यहां पर ले लिया -1 -2 -3 -4, और ये भी माइनस होता है, -1 -2 -3 -4। अब आपको लिखना कैसे करोगे, देखो ये है 0 6, इस कोऑर्डिनेट को वहां दिखाऊंगा। पहले x की वैल्यू रखनी होती है, फिर y। यहां से शुरू करना है, x 0 है तो यही रहेगा, y कितना है 6, यानी कि 6 पे जाना है, तो ये पॉइंट आएगा यहां पर 0,6। अब की बार 2,0, पहले किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू 2 है तो 2,0 आएगा, ये वाला 2,0। लास्ट में क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना, हमने मिला दिया, ठीक है। आप स्केल से मिला देना इसको। पहला पॉइंट है 0,4, शुरुआत यहीं से करनी है, 0,4 ये वाला आ जाएगा। दूसरा है 4,0 ये वाला आ जाएगा, यहां से आंसर आया ये। अब क्लियर हम देख सकते हैं इस ग्राफ में कि दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं।
इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका कितना सॉल्यूशन आएगा, एक सॉल्यूशन आएगा, और वो सॉल्यूशन कौन सा होगा, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये आपको होता है ग्राफिकल सॉल्यूशन। ऐसे ही पता लगा सकते हो आप। हमेशा क्या ध्यान रखना है, एक बार x0 लो, एक बार y0 लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 0 रख के आंसर निकाल दो, चाहे डेसिमल में आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ पर डेसिमल भी बनाए जा सकते हैं बहुत इजीली। तो उम्मीद करूंगा ये ग्राफिकल सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इस चैप्टर में 3 टाइप के ही सॉल्यूशन हैं। सारे सवाल उसी पर घूम फिर के आपके पूछे जाते हैं क्लास 10th में। ठीक है, तो इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए सभी बच्चा पार्टी। ठीक है, इसके बाद में हम मेथड्स पढ़ेंगे सॉल्यूशन के। ठीक है, देखो सबसे पहले देखिए, दो मेथड्स होते हैं हमारे पास में। पहला मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। और दूसरा मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, दोनों मेथड को अच्छे से समझेंगे। एलिमिनेशन मेथड सबसे पहले मैं उठा लेता हूं। ठीक है, आपके पास में क्या होगा कि कोई भी इक्वेशन गिवन होगी, जैसे 3y में 12, यही वाला एग्जांपल लेके कर देता हूं, x + y = 4। अब सबसे पहले ध्यान क्या देना है, देखो एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को हटाना, एलिमिनेट करना। यहां पर एलिमिनेशन लगा रहे हो तो आप वेरिएबल के अलावा किसी और को हटा नहीं सकते हो, यानी कि हटाने के लिए क्या है आपके पास, वेरिएबल्स हटाने के लिए है। तो आपको मैं स्टेप्स बता रहा हूं, फॉलो करना, बिल्कुल इजी सवाल हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एक वेरिएबल पकड़ लेना, जैसे मैंने x को ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। एक वेरिएबल को हम क्या करेंगे, पकड़ के रखेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहां पर x कितना है, 2x, और यहां पर x है x। सबसे पहला काम क्या करना है, दोनों वेरिएबल को बराबर करना है, कि यहां पर तो है 2x और यहां पर है x। तो इसको 2x कैसे बनाएंगे, डिवाइड नहीं कर सकते हो आप इस केस में, मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। तो इसको 2x कैसे बनाया जा सकता है, तो इसको 2x बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। सिंपल सी बात है भैया, मल्टीप्लाई करना है आपको। अब मल्टीप्लाई हमेशा है ना पूरी इक्वेशन को करना है, एक नंबर को मत कर देना, अदरवाइज गलत सवाल। पहला स्टेप समझ में आया कि वेरिएबल बराबर करना है। अब क्या करो, आप लिख लो फिर से इक्वेशन। जैसे पहला इक्वेशन तो सेम है, = 12। दूसरा क्या बन जाएगा, 2x + 2y = 8। अब कर दीजिए सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या ध्यान रखोगे, जो भी नीचे वाली इक्वेशन है, और ये चीज को आपको लिखना पड़ेगा, इक्वेशन 1 - 2, ये लिख के बताना पड़ेगा, मैं लिख नहीं रहा हूं स्टेटमेंट। यहां देखो साइन सारे चेंज हो जाएंगे, ये वाला ये कट गया 2x से 2x, प्लस का 3 और माइनस का 2। अब यहां कंफ्यूज होंगे कई बच्चे कि सर ये तो प्लस का है तो आप माइनस क्यों कर रहे हो। भैया मैंने साइन चेंज कर दिया, ये प्लस नहीं रहा, अब ये माइनस हो गया। तो 3 में से 2 गया तो y बचेगा, 12 में से 8 गया तो 4। यानी देखो सीधा सीधा y का आंसर आ गया इस सवाल में। और y अगर आ गया तो चाहे वो इसमें रखना, चाहे वो इसमें रख देना, अब हमारा आंसर x का भी आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, ये था एलिमिनेशन मेथड। जरूरी नहीं है हमेशा एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने को कहा जाएगा। कई बार ऐसे x आ जाएंगे जहां एक साइड में अलग होगा, दूसरे साइड में अलग, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी नंबर से। करना सेम नंबर से है, ये जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वेशन को ही 2 से करना है, पूरी इक्वेशन को किसी एक नंबर से करना है, दोनों को अलग अलग से कर सकते हो आप। ये होता है एलिमिनेशन मेथड। इसके बाद में आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर मैं इसी सवाल पर सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा तो देखो मैं कैसे करूंगा सवाल को, और एग्जाम में आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब्स्टिट्यूशन करते टाइम सबसे पहला आपको ये फॉलो करना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आप दो को इक्वेशन को फिक्स कर लीजिए, आप एक भी ले सकते हो, दो भी ले सकते हो। मैंने 2 इक्वेशन ले ली। इक्वेशन 2 क्या है, x + y = 4। अब आपको क्या करना है, उस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू निकालूंगा तो ये y उधर ट्रांसफर होगा, क्या आंसर आएगा, 4 - y। अब आपने इक्वेशन नंबर 2 से क्या निकाला, x की वैल्यू, उसको ले जाके रखना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या करोगे आप, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू रखेंगे। देखो ये 2x है प्लस 3y है बराबर 12। 2 × में x की वैल्यू क्या है, 4 - y प्लस 3y = 12।
इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 माइनस में 2y प्लस में 3y इज इक्वल टू 12, माइनस का 2y प्लस का 3y होता है y, ये 8 उधर जाएगा तो आंसर देगा 4। यानी एलिमिनेशन से अभी अभी हमने निकाला था, सेम y की वैल्यू आई थी, आंसर सेम आएगा। सब्स्टिट्यूशन में करना क्या है फिर से बता देता हूं। सबसे पहले किसी भी एक इक्वेशन को उठाया, जैसे मैंने यहां इक्वेशन नंबर 2 को उठाया, वहां से x की वैल्यू निकाल लेना सारी चीज को राइट साइड में ले जाके, और वो वैल्यू जो इक्वेशन आपने नहीं ली थी उसमें ले जाके रख दो। जैसे मैंने इक्वेशन 1 में रख दी यहां पर, उसमें होगा क्या, उससे सारा सवाल एक ही वेरिएबल का बन जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इस चैप्टर में कुछ सवाल है, यहां से एक बड़ा सवाल जरूर आता है, 2 नंबर का 3 नंबर का सवाल आएगा सॉल्यूशन के लिए। तो यही पूरे कॉन्सेप्ट में बताया गया है, इस पूरे चैप्टर में यही है, कॉन्सेप्ट यही है। लेकिन अभी सबको लग रहा होगा कि सर ये सब तो बहुत इजी लगा हमें, लेकिन क्वेश्चंस बहुत टफ आते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस का एपिसोड जरूर देखना है सभी बच्चों को, क्योंकि मैं इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत टफ क्वेश्चन, बहुत मॉडरेट क्वेश्चन आपसे शेयर करूंगा, तब आपको पता चलेगा कि सवाल कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो शेयर सबसे कर देना है, अच्छे से देख लेना है, कोई भी डाउट हो कमेंट करके बता देना।